मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि महाराष्ट्र की इस लड़ाई में, इस उठापटक में चाचा पवार जीतेंगे या भतीजे पवार। तो आज दोनों में खासा द्वंद्व हो रहा है बॉम्बे में। लेकिन हमारा मुद्दा ये रहेगा कि इस जीत और हार से भारत की राजनीति पर कोई फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की नोटिफिकेशन की बेल दबाएँ। साथियों, जब आप ये करते हैं तो उसका हमको आर्थिक लाभ होता है। और आप जानते हैं कि हमारे जैसे लोगों को आर्थिक मदद की आपकी ज़रूरत रहती है, अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी, चैनल के खर्चों के लिए भी और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए भी। आप चाहें तो व्यक्तिगत आर्थिक मदद भी दे सकते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, उससे सबको लाभ होता है, मुझे भी लाभ होगा। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं इस पूरी जो अपनी घटना है उसका निचोड़ आपको आखिर में दूंगा, तो अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, उसका भी एक लाभ रहता है वीडियो के ऊपर। साथियों, मुद्दा ये है कि शरद पवार और अजीत पवार की बॉम्बे में आज लड़ाई चल रही है। दोनों ने अपने अपने समर्थकों को बुलाया है और पहले राउंड में जो पहली बाउट है उसके अंदर भतीजे अजीत पवार ने चाचा को हरा दिया है और अच्छे मार्जिन से हरा दिया है। चाचा के पास हैं 14 विधायक और भतीजे के पास 29-30 विधायकों का समर्थन अब तक आ चुका है। 8-10 अभी अनडिसाइडेड हैं वो किस तरफ जाएंगे। और भतीजे ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में लेटर भी दे दिया है कि मैं ही असली एनसीपी हूँ। उसी तरह से तो ये लड़ाई उसी तरह से हो रही है जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में हुई थी कि कौन असली शिवसेना है, उसी तरह से कौन असली एनसीपी है। तो अभी तक पलड़ा जो है वो भारी है भतीजे का, अजीत पवार का। जितने विधायक उनके साथ एकदम से जुट गए वो ये भी शो करता है कि पार्टी के अंदर जो समर्थन ना केवल पार्टी के अंदर उनका है बल्कि ग्राउंड पर भी उनकी पकड़ है। क्यों विधायक उसी के साथ जाएगा जिसकी ग्राउंड पर पकड़ होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 8-10 महीने हैं, और महाराष्ट्र की विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आर्थिक लाभ की दृष्टि से इसको देखना उतना सही नहीं होगा कि एमएलए अगर रूलिंग पार्टी में जाएगा तो उसके अपने लाभ होते हैं, अपना लाभ मिलेगा। अगली बार की चिंता जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो जब अगली बार की चिंता को ध्यान में रखते हुए एमएलए और प्रेसिडेंट और संगठन के लोग अजीत पवार के साथ जुड़ रहे हैं तो वो ये भी शो करता है कि अजीत पवार के पास ही ग्राउंड में काफ़ी बड़ा समर्थन है और अजीत पवार उसे भुनाने में लग गए हैं। तो साथियों, इस लड़ाई में, ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन में भी होगी, ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आएंगे, लेकिन इसका अल्टीमेटली कोई असर जो है वो चुनावों पर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल ये मेन खेल जो हो रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को, मोदी को जीतना है, इसलिए वो अपने कुनबे को बड़ा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में उनका जो मौजूदा कुनबा था अजीत पवार के आने से पहले, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इसका अर्थमेटिक नहीं बैठ रहा था। इसकी केमिस्ट्री तो बैठ रही थी लेकिन अर्थमेटिक नहीं बैठ रहा था। तो अर्थमेटिक काफ़ी पीछे हो रहा था। तो उसमें एनसीपी के एक वर्ग की भी ज़रूरत थी। अब वो एनसीपी का वर्ग भी आ गया। अब दोनों तरफ 3-3 खिलाड़ी हो गए। बीजेपी की तरफ भी, बीजेपी खुद, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस की पार्टी और उद्धव सेना की शिवसेना। अब बराबर की लड़ाई है, बराबर के खिलाड़ी हैं। और अर्थमेटिक देखा जाए तो बीजेपी का अर्थमेटिक जो है वो काफ़ी आगे हो गया है, जैसा मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। बताया जा रहा है कि इस अर्थमेटिक का अभी तो अंदाज़ा है, कोई ग्राउंड पर तो हुआ नहीं है कुछ कि पता चले कि उसको टेस्ट हो। तो अंदाजे के हिसाब से बीजेपी अब जो है 50% से ऊपर हो गई है और कांग्रेस और शरद पवार के ग्रुप से उसकी लीड जो है वो लगभग 20% की हो गई है। 15 से 20% जो है उसका सपोर्ट बेस बड़ा हो गया है और 15 से 20% सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा होता है। लोकसभा में एक तरह से क्लीन स्वीप की स्थिति बनेगी पूरी की पूरी, जैसे पहली बनती रही है। तो साथियों, पहले ये 2-2 का खेल होता था, एक तरफ बीजेपी शिवसेना, पूरी शिवसेना, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी, पूरी पार्टीज। अब 2 टूट गई हैं तो आधी आधी हो गई हैं, तो अब 3-3 का खेल हो गया है। तो इसलिए तो ये जैसे ये लोकसभा 2024 के लिए पूरा खेल है। इसमें कोर्ट का डिसीजन कुछ भी आए, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन कुछ भी आए, आना वैसे अजीत पवार के पक्ष में ही है, कोर्ट का तो कह नहीं सकते, लेकिन जो अल्टीमेटली ग्राउंड का खेल है 2024 का, वो बीजेपी और इनके साथियों के, बीजेपी प्लस के पक्ष में ही होने वाला है। वही खेल है।
इससे ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं सब टेक्निकल हैं, सब टेक्निकल नेचर में कोई भी कुछ कर ले। इवन अजीत पवार हार भी जाएं अपनी इसमें, शरद पवार के पास ज़्यादा लोग भी चले जाएं, तो भी असली गेम 2024 का चुनाव है। वहाँ किसके पास वोट रहता है वो गेम है। और आज की तारीख में अगर समझा जा सकता है, अगर पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज से, पॉलिटिकल इशारों को समझा जा सकता है, तो पॉलिटिकल जो लैंग्वेज है उसमें जो बीजेपी का पक्ष है वो काफ़ी आगे है दूसरे पक्ष से। तो बीजेपी का खेल कर लिया गया है, बीजेपी ने अपना खेल कर लिया है महाराष्ट्र के अंदर, और राज्यों में भी वो लगी हुई है। और अकेले अपने बूते पर वो इस बार नहीं टिक रही है। जैसे कांग्रेस अपने कुनबे को बढ़ा रही है, अपोजिशन यूनिटी कर रही है, वैसे बीजेपी भी अपने पुराने खिलाड़ियों जो उनके साथी रहे हैं, जो छिटक कर चले गए किसी कारण से, उन सबको साथ ले रही है। देखिए बीजेपी ने सब जो बीजेपी से एनडीए से छिटके, उन्होंने अलग जाकर भी देख लिया है, कुछ नहीं मिलता है। अकेले बूते उनकी भी कोई ताकत नहीं है। अकाली दल को देख लीजिए क्या हुआ, एनडीए से निकल गए कि हमारा कुछ होगा, तो कुछ नहीं हुआ। तीसरी चौथी पावर बन गए हैं पंजाब में। आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल कर लिया है, कांग्रेस मेन अपोजिशन है, अकाली ऐसे ही बैठे हैं, तो बाहर जाके उनको भी कुछ नहीं मिला। तो उनके भी हित में है और बीजेपी का भी वोट जुड़ता है, दोनों के वोट जुड़कर हो सकता है पंजाब में कुछ समीकरण बदल लें वो। तो जितने भी बाहर खिलाड़ी बैठे थे वो सबको मालूम है कि बीजेपी से अलग हटके पावर, दोनों मिलते हैं तो पावर बनती है, अकेले अकेले कोई पावर नहीं है। इसलिए वो सब लोग भी जुट रहे हैं, बीजेपी के साथ साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। छोटी छोटी पार्टी हैं वो भी आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी खेल चल रहा है और ज़्यादा खेल तमिलनाडु में भी चल रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। और पिछले एक चुनाव पहले जो है, जब बीजेपी ने तमिलनाडु में बहुत छोटी छोटी पार्टियों का एक संगठन बना लिया था एडीएम के साथ मिलकर, तो बीजेपी और उनके सहयोगियों को 20% वोट मिल गया था, जो कि एक बड़ी अच्छी खासी संख्या है। बाद में वो सब छिटक गया। तो क्या इस बार बीजेपी वहाँ पर भी कुछ खेल कर पाती है? तो मूल जो हमारी बात थी वो ये कि महाराष्ट्र का खेल चल रहा है, दोनों गुटों में उठापटक हो रही है, होती रहेगी। आज की तारीख में जो है, जब बम्बे में दोनों ने खेल किया तो अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को पहले बाउट में मात दे दी, और ज़्यादा एमएलए और ज़्यादा समर्थक उनके साथ जुटे हुए हैं। अब इनका खेल इलेक्शन कमीशन और जगह चलता रहेगा, लेकिन जो असली खेल 2024 में मैदान पर होगा वो निश्चित रूप से अजीत पवार के बीजेपी गुट में आने से बीजेपी को एडवांटेज बीजेपी हो गया है। तो हमारा मूल मुद्दा यही है। बाकी सब जो हैं वो इधर उधर की बातें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई उसका टेक्निकल पार्टीज लड़ती रहती हैं, आम जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता को जो समझ रहनी चाहिए वो ये है कि 2024 में महाराष्ट्र में एडवांटेज बीजेपी एंड एलाइज। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब देखेंगे तो आप ज़रूर, मुझे मालूम है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी विनती है, निवेदन है। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।